पूरे अपने दिल से बात कह रहा हूं कि साइंस जर्नी जो काम कर रहा है, मतलब अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर अमूमन लोग अपने आप की ब्रांडिंग इमेज बनाने के लिए या समाज के दम पर कहीं तक पहुंच जाने के बाद अपने आप को बेचने के लिए इन तमाम बहुजन माध्यमों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तमाम लोग करने लगे हैं। ऐसे समय में अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर मेरे दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा रहती है, लोगों के अंदर वैज्ञानिक और मानववादी और तर्कवादी चिंतन पैदा करना। उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और नीरज सर को जय भीम। सर, आपने एक बात कही थी, मंचों से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पितृसत्तात्मक सोच के वो लोग भी होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को तर्कवादी, पेरियारवादी कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के घरों की महिलाएं जो है पाखंडवाद का बिगुल बजाती हैं। हम लोग इधर पाखंडवाद का विरोध करते रहते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, और हम उन्हीं के घर की महिलाएं जो होती हैं वो बाबाओं के घर जाती हैं, बाबाओं के मंदिरों में जाती हैं, उनकी कथा सुनने जाती हैं। तो जब तक हमारे लोग अपने घरों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपनी महिलाओं के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, और तब तक कुछ होने वाला नहीं है, मिशन मूवमेंट आगे बढ़ने। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पे। आज फिर से हाजिर हुए हैं एक और धमाकेदार जानकारी के साथ। जिस पेरियार को एशिया का सुकरात और दक्षिण का डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उन्हीं का कल 17 सितंबर को जन्मदिन था। बहुत ही धमाकेदार और हर्षोल्लास के साथ रैशनल वर्ल्ड वाईटी पर मनाया गया उनका जन्मदिन, जिसका होस्ट एसजे सर थे और मुख्य अतिथि नेशनल जनमत के एडिटर मिस्टर नीरज भाई पटेल जी थे। और 340 लोगों ने पेरियार के बारे में प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें टॉप 12 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्चुअली लास्ट 3 कैंडिडेट को सेम नंबर हो जाने की वजह से टॉप 10 में 2 कैंडिडेट को ऐड किया गया। गौर करने की बात ये थी कि 340 में से जनरल कैंडिडेट एक भी नहीं थे, ओबीसी, एससी, एसटी शामिल थे, जिसमें से ओबीसी की संख्या बहुत ही कम था। हालांकि ओबीसी में भी जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जागरूकता एससी, एसटी के लोगों में देखने को मिल रहा है। तो हमारा बहुजन समाज जाग रहा है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मोर अपडेट के लिए, और वीडियो को तो ठोक कर दम लगा के शेयर करें, और लाइक करना तो आपका अधिकार है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम लोगों के साथ हमारे स्पेशल गेस्ट आज पेरियार बर्थडे मेगा इवेंट 2024 के स्पेशल गेस्ट हैं नीरज भाई पटेल जी, नेशनल जनमत से हैं और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लोग इनसे थोड़ा सा पेरियार जी के बर्थडे पर पेरियार जी के बारे में, उनकी सामाजिक क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद से ही नीरज भाई पटेल जी, आप लोगों को टॉप 10 जो सिलेक्शन हुआ है, नंबरिंग, बाकायदे नंबरिंग हुई है, पैनल ने पूरा नंबर दिया है, जो टॉप 10 नंबर्स आए होंगे वो आपको अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज भाई पटेल जी रैशनल वर्ल्ड में जी। शुक्रिया सभी साथियों को। जय विज्ञान जय संविधान, क्योंकि पेरियार की जयंती पर जय विज्ञान से अच्छा संबोधन मुझे कोई लगता नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से पेरियार की जो सोच थी वो तर्कवादी, मानववादी और विज्ञानवादी सोच। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल सही, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ जी, तो बात मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज के इस मौके पर एक बात कहना बहुत जरूरी है कि जब भी पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम आता है या पेरियार ललई का नाम आता है उत्तर भारत में, तो हम लोग सामान्य तौर पर उनको इस बात से जोड़ देते हैं कि ईश्वर की सत्ता के विरोधी, और 2-4 उनके कोड हम बताने लगते हैं कि उन्होंने कहा था कि ईश्वर को मानने वाले मूर्ख होते हैं, मतलब इसी तरह की बातें अमूमन होती हैं। लेकिन मैं दूसरे पहलू पर चर्चा करना चाहता हूं। अमूमन जो पेरियार का एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में नाम आना चाहिए, वो महज इस बात पर सिमट करके रह जाता है कि वो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते थे और नास्तिक। लेकिन मैं जिस तौर पर देखता हूं पेरियार रामास्वामी नायकर को अपने पुरखे और पूर्वज के तौर पर, वो एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक चिंतन वाले और समाज सुधारक के साथ ही साथ तर्कवादी व्यक्ति थे। और उनकी एक क्वालिटी जिस पर अमूमन चर्चा नहीं होती है कि स्त्री मुक्ति के बहुत बड़े हिमायती थे और स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए इतनी ऊपर लेवल पर जाकर सोचते थे कि उनको उस समय लोग कट्टरवादी तक कह देते थे। वो कहते थे कि पार्टनर चुनने की आजादी होनी चाहिए। सोचिए उस समय पेरियार जब ये बातें करते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्त्री को अपने पार्टनर चुनने की आजादी है, कब तक वो उसके साथ रहना चाहती है, कब तक वो साथ में रहना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। उस दौर में लोग इसको किस ढंग से लेते होंगे, जब आज समाज इतना मनस्थिति से तैयार नहीं हुआ है। उस समय वो ये चर्चा करते थे, तो सोचिए उनको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता होगा। खैर, पेरियार की एक दूसरी भी सोच है, वो बाल विवाह के उन्मूलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। विधवा
विधवा महिलाओं के दोबारा विवाह कराने के लिए भी लगातार प्रयासरत रहे और अपने जीवन काल में उन्होंने कई विवाह कराए भी। एक बात और वो सीधे सीधे कह देते थे अपने कार्यक्रमों में जहां महिलाएं आती थीं कि आप लोगों की जिम्मेदारी केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि खुद शिक्षित होना है, इसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको शिक्षित करना भी है। मतलब पेरियार के जीवन का जो महत्वपूर्ण पार्ट था, महिलाओं के लिए जो उनकी सोच थी, महिला मुक्ति की जो बात करते थे, इस समय के तमाम ऐसे नारीवादी उनके विचारों को सुन करके ये सोच सकते हैं कि सोचिए पेरियार उस समय क्या सोचते थे। पितृसत्तात्मकता के घोर विरोधी थे। इस शब्द से तमाम लोग वाकिफ हैं। जो नारी मुक्ति की बात करते हैं, जो स्त्री अधिकारों की बात करते हैं, वो पितृसत्तात्मकता शब्द से परिचित हैं। विभिन्न परिवारों में पैट्रियार्की पाई जाती है, तो इस शब्द के भी वो घोर विरोधी थे। मतलब पेरियार के साथ एक देखिए प्लस पॉइंट था, मैंने जितना उनको समझा, पेरियार जितना कहते थे उतना करते थे। जैसे विभिन्न मंचों पे जब मुझे बुलाया जाता है तो अमूमन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि किसी भी शख्स के, चाहे मैं हूं, चाहे रेशनल वर्ल्ड हो या अन्य कोई चैनल हो, साइंस जर्नी हो, लोग भाषण से ज्यादा आचरण फॉलो करते हैं। जैसे मैं जो बातें कह रहा हूं या पेरियार ने जो बातें कही, आज वो फॉलो इसलिए हो रही हैं क्योंकि पेरियार ने जो कहा उन्होंने एग्जैक्ट वही आचरण किया। जैसे पेरियार ने सबसे पहले एक आंदोलन चलाया शराब मुक्ति का। वो चाहते थे कि जहां वो रहते हैं वहां लोग शराब न पिए। ताड़ी का विरोध किया, तो ताड़ी का विरोध केवल भाषण से या मुंह से नहीं किया, बल्कि सबसे पहले उनके जो खुद के नारियल के बाग थे उन्होंने उन बागों को खुद से ही नष्ट करवा दिया, ताकि जिस काम की हम आलोचना कर रहे हैं उसको अपने घर से ही कम से कम उसका विरोध करना शुरू करें। दूसरा, आप लोगों को याद होगा 1924 में केरल के त्रावणकोर के एक राजा थे। वो राजा जिस मार्ग से मंदिर जाते थे उस मार्ग पर दलितों का प्रवेश वर्जित था। यहां गौर करिएगा, पेरियार रामासामी नायकर खुद किसी बहुत सामान्य परिवार से नहीं थे, एक अच्छे परिवार से, बल्कि ये कह सकते हैं कि उस दौर के एक पढ़े लिखे जमींदार परिवार से आते थे। इसके बावजूद पेरियार रामास्वामी नायकर ने अगर वंचितों के लिए काम करना शुरू किया तो हर लेवल पर, यह पेरियार से सीखने की जरूरत है, हर लेवल पर उन्होंने त्याग करके दिखाया। कैसे? त्रावणकोर के राजा से उनके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन जब दलित समाज के लोगों ने उनसे कहा कि आप आकर के हमारे आंदोलन को लीड करिए, क्योंकि उस समय भी पेरियार रामास्वामी नायकर की एक हैसियत और सबको पता था कि त्रावणकोर राजा के मित्र हैं, तो ये आंदोलन करने अगर आएंगे तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या इनका विरोध नहीं होगा। खैर, यहां भी देखिए उन्होंने दूसरा त्याग दिखाया। जब दलितों का आमंत्रण स्वीकार किया तो उस समय मद्रास राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे पेरियार रामास्वामी नायकर, तो उन्होंने उस पद को ठुकराया, बोले मैं आंदोलन करने जाऊंगा। हालांकि कुछ जगह यह भी तथ्य मिलता है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो उस आंदोलन में शरीक हों, एक दो जगह ये बात मिलती है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और आंदोलन में पहुंच गए। जब त्रावणकोर पहुंचे तो चूंकि राजा के मित्र थे तो राजकीय सम्मान से उनका स्वागत किया गया, लेकिन उन्होंने इतने क्लियर कट थे, उन्होंने सम्मान लेने से साफ इनकार कर दिया। जब पूछा गया कि आप सम्मान क्यों नहीं ले रहे हैं, आप तो हमारे राजा के मित्र हैं, राजा का स्पष्ट आदेश है कि उनको राजकीय सम्मान दिया जाए, तो बोले मैं राजा के मित्र के तौर पे नहीं, बल्कि उनके विरोध में शुरू किए जा रहे आंदोलन को लीड करने आया हूं, इसलिए ये सम्मान नहीं ले सकता। बाद में आंदोलन उनकी वजह से बड़ा हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये दूसरा उदाहरण है कि जो कहते थे करते थे। तीसरा उदाहरण, बार बार मैं अपने भाषणों में, मंचों से एक बात कहता हूं कि कार्यक्रमों में महिलाओं को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये तमाम अच्छी अच्छी बातें विभिन्न मंचों से होती हैं, तर्कवाद की, मानववाद की, विज्ञानवाद की। तमाम सारे लोग कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हो गया, मैं पेरियारवादी हो गया, मैं तर्कवादी हो गया, मैं बुद्धिस्ट हो गया, लेकिन तमाम ऐसे लोग जो मंचों पर बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, उनके घर में ही उनकी पत्नियां, बच्चे या तमाम लोग मनुवाद के एजेंट बने बैठे रहते हैं। यहां तो बच्चों को सिखा दिया जाता है कि ये गोबर है, इसको पूजना नहीं है, लेकिन उन्हीं के घरों में गणेश बना के पूजा जाता है। पेरियार ये बात जानते थे कि महिलाओं को जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा आंदोलनों में, तब तक समाज में आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा। जिस द्रविड़ियन मॉडल को वो लागू करना चाहते थे, जिस परिवर्तन के, जिस तर्कवादी दृष्टिकोण के वो हिमायती थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को विभिन्न आंदोलनों में इन्वॉल्व किया। जब पेरियार रामास्वामी नायकर इस त्रावणकोर के राजा के खिलाफ आंदोलन करने में, जब उनको जेल में रहना पड़ा कई महीने, तो उनकी पत्नी ने इस आंदोलन को लीड किया। मतलब जो उनकी सोच थी
उन्होंने सबसे पहले अपने घर को बदलने की कोशिश की, उसके बाद अपने आस पड़ोस को बदलने की कोशिश की। इसके बाद किसी से छुपा नहीं है कि द्रविडियन मॉडल की बात आती है या दक्षिण राज्यों के किसी भी समाज सुधार की बात आती है, बिना पेरियार रामास्वामी नायकर के संभव नहीं है कि वो चर्चा पूरी हो जाए। इसलिए मैं जितने भी श्रोता सुन रहे हैं तर्कवादी लोग, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर हम पेरियार रामास्वामी नायकर को वास्तव में मानते हैं तो उनका ये रट लेना कि भाई 1879 में जन्म हुआ था और 1973 में मृत्यु हुई थी, एक बात समझनी चाहिए कि 94 साल जीवित रहे, 94 ईयर्स, ईश्वर की सत्ता को ना मानते हुए। ये भी आप जान लीजिए कि 15 साल के थे जब उन्होंने ईश्वर की सत्ता को डिनाई कर दिया था, क्योंकि काशी चले गए थे, वहां उन्होंने धर्म का जो स्वरूप देखा, जो लूटमार देखी, वो समझ गए कि धर्म नहीं बल्कि ये गोरख धंधा है। 15 साल से ईश्वर को ना मानने के बावजूद 94 साल तक अच्छा जीवन जीते हैं। मतलब खुद में एक उदाहरण है कि बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार किए हुए भी व्यक्ति पूर्ण, पर्याप्त और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है। वैसे भी वो आत्मसम्मान आंदोलन के हिमायती थे, अग्रणी थे, उसको शुरू करने वाले थे। तो पेरियार के जीवन से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा आज के इस मौके पर साइंस जर्नी को धन्यवाद देते हुए कि इतना बड़ा मेगा इवेंट, मुझे लग रहा है 4-5 घंटे से शायद ये प्रोग्राम चल रहा है, इतना बड़ा मेगा इवेंट चलाने के लिए साइंस जर्नी को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं श्रोताओं से एक अनुरोध करूंगा कि अगर वास्तव में आप पेरियार रामास्वामी नायकर को मानते हैं तो पेरियार के जीवन से सीख लेते हुए पहली चीज तो ये सीखें, उतना ही बोलें जितना अपने जीवन में लागू कर पाए। मैं हैरत में हूं कि जब विभिन्न मंचों पर जाता हूं तो तमाम मंचों से ये बात होती है कि हम पाखंड का विरोध करते हैं, हम ईश्वर की सत्ता का विरोध करते हैं, हम किसी भी कथावाचक के पंडाल में नहीं जाते हैं। लेकिन कथावाचकों के पंडाल में जब आप भीड़ देखते हैं तो भीड़ होती किसकी है? हमारे आपके समाज के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की। अगर ये लोग जाना वहां बंद कर दें तो उनकी दुकानदारी चौपट हो जाए। एक बात, चलो ये तो सेकंड फेज है। पहला फेज ये है कि पेरियार को अगर आप मानते हो तो पहले अपने शरीर से। पेरियार को मानना इतना आसान चीज नहीं है। पेरियार एक बहुत ऊपर लेवल के दार्शनिक और तर्कवादी थे। पेरियार को अगर मानते हैं आप तो ये गुलामी की निशानी हाथ में नहीं होनी चाहिए, इधर जो लोग पहने रहते हैं, गले में कोई गुलामी की निशानी नहीं होनी चाहिए, माथे पर जो लोग लगा लेते हैं वो गुलामी की निशानी नहीं होती। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पेरियार को अगर हम मानते हैं तो पहले अपने शरीर से, खुद से शुरुआत करें कि हम पेरियार के विचारों को कम से कम अपने शरीर में, अपने जीवन में आत्मसात कर पाए। जब इतना कर लें तो ट्राई मारें कि हमारी पत्नी, बच्चे और घर परिवार के लोग बदल जाएं। कम से कम अपने घर में आप स्पष्ट कर लें पेरियार के विचारों के अनुसार। हालांकि वो ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन मैं पेरियार के विचारों को मानते हुए कहता हूं कि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित। पेरियार के विचारों को ही आगे लेके चलते हुए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे को नजर नहीं लगती, क्योंकि इस तरह की कोई चीज इस देश में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब जब आप बच्चों को, खुद बच्चों में डर पैदा करते हैं, कैसे? कोई भी माँ बाप होगा, जैसे बच्चे को भूत कौन बताता है? अंधेरे की तरफ मत जाओ बेटा, झोली वाला बाबा आ जाएगा, अंधेरे में भूत रहता है। इस तरह की तमाम चीजें बच्चों के मन में डालने वाले उनके घर के ही लोग हैं। मैं तमाम ऐसे लोगों को देखता हूं जो अपने आप को तर्कवादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी कहते हैं। उनके बच्चों के गले में हाय, चाकू, नजर वजर से बचने के लिए डला रहता है, या जन्म होने के साथ ही उसको कहीं ना कहीं माथा टेकना बता देते हैं। ये मैं कहता हूं कि जैसे एक बात आती है घर परिवारों में, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। विभिन्न घर परिवारों में एक बात जरूर आती है कि आप अपने विचार अपने बच्चों पर क्यों थोप रहे हैं। अमूमन घर की महिलाएं जो आपके मूवमेंट से नहीं जुड़ी हैं, वो पुरुषों को, यानी कि पिता लोगों को ये कहने की कोशिश करती है कि आप ऐसे हैं, आप अपने विचार अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको पेरियार बता रहे हैं, क्यों बाबा साहब बता रहे हैं, क्यों रामस्वरूप वर्मा बता रहे हैं, क्यों ज्योतिबा फूले बता रहे हैं? तो उन लोगों के लिए मेरा एक तर्क है, किसी 2-3 साल के बच्चे को आप हाथी, एलिफेंट दिखाइए, सॉरी माफी चाहता हूं, 2-3 साल के किसी बच्चे को आप इनके एक हाथी के जैसे दिखने वाला एक देवता जिसको ये कहते हैं, वो उसका मॉडल दिखाइए और उस बच्चे से पूछिए ये क्या है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो कहेगा कि एलिफेंट। मैं अपने बच्चे पर ये प्रैक्टिकल बहुत पहले कर चुका हूं, कुछ कार्यक्रमों में भी करवा चुका हूं। यानी कि बच्चे को उस तरह की हाथी जैसी दिखने वाली कोई भी चीज को वो एलिफेंट कहेगा, लेकिन आगे जाकर के उसको कौन बताता है कि बेटा ये एलिफेंट नहीं है, ये घड़े से। तो जिन महिलाओं को, जिन माताओं को ये तकलीफ रहती है कि हमारे बच्चे पर आप ये तमाम चीजें क्यों थोप रहे हैं, तो उनको आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि हमारे बच्चों पर आप ये क्यों थोप रहे हैं।
वैसे ही मैं सरकारों से एक अनुरोध करता हूं, जिन सरकारों को ये लगता है कि हम लोग विज्ञानवादी चिंतन पैदा करके, तर्कवादी चिंतन पैदा करके, मानववादी चिंतन पैदा करके समाज में कोई दोष फैलाने की कोशिश करते हैं, उन सरकारों से मेरा अनुरोध है कि जैसे आपने एक एज निर्धारित की शादी करने की, कि आप बालिग हो गए अब आप शादी कर सकते हैं, आपने एक एज निर्धारित की कि अब आप इस उम्र के हो गए, अब आप वोट डाल सकते हैं, उम्र निर्धारित है ना देश, वैसे ही एक उम्र निर्धारित करिए। बच्चे को जन्म से ना हिंदू बनाइए, ना मुस्लिम बनाइए, ना क्रिश्चियन बनाइए, कुछ मत बनाइए, उसको इंसान बनाइए। जब वो 21 साल का हो जाए, यानी कि आपके हिसाब से वोट डालने की क्षमता उसमें आ जाए, शादी करने की उम्र उसकी हो जाए, तब उसको उतने सालों में आपने जो विभिन्न धर्म उसको पढ़ाए हैं कि फलाने धर्म में ये लिखा है, इस धर्म में ये लिखा है, इस धर्म की पुस्तक में ये लिखा है, अब उसको आजादी दीजिए कि वो अपने हिसाब से धर्म चुने। उसकी इच्छा होगी वो धर्म उनमें से किसी धर्म को माने, या इच्छा होगी मेरी तरीके से बिना किसी धर्म के भी रह सके। ये छूट आप दे नहीं रखे हैं। जब हम जैसे तर्कवादियों से आप कहते हैं कि आप अपने विचार क्यों थोप रहे हैं, तो मेरा भी उन जैसे पाखंडियों से है कि आप अपने विचार बचपन से क्यों थोप रहे हैं। किसी बच्चे को बचपन से कौन बताता है कि फलाने देवता है, फलानी देवी है, ये भूत है, ये पिशाच है, ये राक्षस है, ये दैत्य है। हमारे आपके घर में ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर घरों में ये ट्रेनिंग देने की छूट है, तो फिर हमारे आपके जैसे पेरियारवादियों को ये छूट क्यों नहीं है कि हम उनको बताएं कि सच क्या है, झूठ क्या है, तर्क क्या है, कुतर्क क्या है, सत्य क्या है, कपोल कल्पना क्या है, ईश्वर क्या है या अनीश्वर क्या है। तो ये तो इसी तरीके से महापुरुषों को बताने की भी हम लोगों को पूरी छूट मिलनी चाहिए। एक बात मुझे याद आ गई इस बीच में, पेरियार रामास्वामी नायकर सिर्फ, मैंने अभी जैसे पुरुषों के लिए कहा कि ये गुलामी के प्रतीक नहीं होने चाहिए, पेरियार इस लेवल के तर्कवादी थे। सोचिए 18वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, 1879 में उनका जन्म हुआ था, 1973 में उनका निधन हो गया। इस बीच के समय में कितना क्रूशियल टाइम रहा होगा। उस समय वो कहते थे महिलाओं से कि गले में जो गुलामी की निशानी यानी कि मंगलसूत्र, इसको तमिल भाषा में कुछ और कहा जाता है, ये जो लटकाए रहते हो आप लोग, महिलाओं से कहा, ये गुलामी की निशानी है। अगर शादीशुदा पुरुषों के लिए कोई गुलामी की निशानी नहीं बनी इस समाज में, तो महिलाओं के लिए गुलामी की निशानी है। यही तो असली पितृसत्तात्मकता है जो हर लेवल पर पुरुष को ये दिखाती है कि आपको खुली छूट है, खुली आजादी है, लेकिन स्त्री की शादी करने के बाद वो आपके बंधन में बंध गई। वैसे ही पेरियार रामास्वामी नायकर स्त्रियों के पैरों की जंजीर, जिसको क्या कहा जाता है, पायल कहा जाता है, पायजेब कहीं कहते हैं, कहीं पायल कहते हैं, छन छन करके बच्चियों को जो पहना दिया जाता है बचपन से, उसको वो स्त्रियों की गुलामी का प्रतीक मानते थे और कहते थे कि देखो पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, गले में और पैरों की, दोनों बेड़ियों का जिक्र किया उन्होंने कहा मंगलसूत्र गले की बेड़ी है और पैरों की बेड़ी वो पायल है। तो वो हमेशा से महिलाओं को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करते थे। और मुझे ये कहने में बेहद गर्व हो रहा है कि पेरियार रामास्वामी नायकर जैसा बड़ा दार्शनिक, हालांकि एक परंपरा है कि हमेशा विदेश के किसी एक व्यक्ति से नाम जोड़ करके हम गर्व महसूस करते हैं, तो मैं ये तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कहा जाता है तो मैं कह दूंगा कि उनकी तुलना सुकरात से होती थी। इतना बड़ा उनको दार्शनिक माना गया कि कहा जाता था कि वो पूरे एशिया के सुकरात थे। मतलब एक दार्शनिक, वैज्ञानिक, मानववादी और नारीवादी चिंतन रखने वाला एक महामानव। अगर पेरियार रामास्वामी नायकर ईश्वर की सत्ता को, ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को चुनौती ना देते, तो निश्चित तौर पर पेरियार रामास्वामी नायकर भी इसमें जो सिलेबस है ना इन मनुवादियों के द्वारा बनाया हुआ, उस सिलेबस में पढ़ाए जा रहे होते। हमारे आपके घरों का एक एक बच्चा जान रहा होता कि पेरियार रामास्वामी नायकर भी कोई महापुरुष है। इसलिए जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से पेरियार रामास्वामी नायकर का चित्र ला करके अपने घर में, हालांकि हम लोग ये मूर्ति पूजा, ये अगरबत्ती और इन सब के हिमायती नहीं है, लेकिन चित्रों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जब घर में रखे होंगे, भाई पुरखे के भी रखे जाते हैं, तो आप गर्व से ये बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं। जब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि क्यों पुरखे हैं, ऐसा क्या काम करते थे, तो आप गर्व से बता सकते हैं कि इतने बड़े तर्कवादी थे कि ईश्वर से ही सवाल पूछ लेते थे कि अगर तुम्हारी सत्ता है तो तुम इतना चापलूसों को क्यों पसंद करते हो कि सुबह से शाम तक अपनी आरती ही कराते रहे। तो मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है इस बात पर कि साइंस जर्नी ने मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े महामानव मेरे पुरखे की जयंती पर मुझे अवसर दिया कि मैं आकर के आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकूं।
नीरज भाई पटेल, आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, आप यहाँ जुड़े हैं और हम लोगों के लिए इस तरह से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरती से पेरियार जी के बारे में बताया है लोगों को। आप सभी दर्शक जो भी आप देख रहे हैं, आप सब लोग नेशनल जनमत से आप परिचय ही होंगे। वहाँ पे नीरज भाई जो गरजते हैं, वो उससे पूरे मनुवादी जो है पेरियार जी के जो हम लोग वंशज हैं, वो दहाड़ दिखाई देती है, अक्स दिखाई देता है। तो आज एक सबसे बात जरूर सूटेबल कहना मौका था। जी, जी, ज़रूर। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जी। हम में से तमाम लोग एक नव ब्राह्मणवाद में उलझते जा रहे हैं। कैसे? जैसे चाहे वो अपना किसी को नेता मानना हो या किसी पार्टी को पसंद करना हो, किसी राजनेता को पसंद करना हो, हम में से ज्यादातर लोग व्यक्ति पूजा पर बिलीव करने लग जाते हैं। हम किसी पनुवाद को, पाखंडवाद की आलोचना करते करते किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना ज्यादा आस्थावान हो जाते हैं कि वहीं तर्क खत्म हो जाता है। अगर आप सच्चे तर्कवादी हैं, जैसे मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि मैं ना पेरियार रामास्वामी नायकर, ना बाबा साहब, न किसी अन्य महापुरुष का भक्त नहीं हूं, मैं इनका अनुयायी हूं। भक्त और अनुयायी में फर्क होता है। अनुयायी में इतना स्पेस रहता है कि आप गलत सही की व्याख्या कर सकें और गलत होने पर किसी की समालोचना कर सकें। लेकिन जब आप किसी के भक्त बन जाते हैं तो आप गलत सही कुछ भी हो उसको आंख मूंद करके उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। इसलिए मैं आज अपनी इस बात को सुन रहे अपने भाइयों से एक विशेष तौर पर अनुरोध करता हूं कि चाहे बुद्ध हो, पेरियार हो, बाबा साहब हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो या रामस्वरूप वर्मा जी हो, किसी को भी अगरबत्ती मत दिखाइए। ये इन तमाम महापुरुषों के विचारों के सर्वथा खिलाफ है। ना अगरबत्ती दिखाइए, ना पूजिए, ना बच्चों को ये दिखाइए, बताइए कि हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, तथागत से आशीर्वाद ले लीजिए। ये आशीर्वाद का सिस्टम चाहे आप किसी पाखंडी देवी देवता से लें, किसी अन्य से लें, तथागत से लें या किसी से भी लें, ये आशीर्वाद जो शब्द है कि हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए कुछ दे देगा, ये सर्वथा गलत शब्द है। यहीं से तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद खत्म होता है, जैसे ही आप किसी मूर्ति से आशीर्वाद लेने की बात करते हैं। इसलिए अपने घरों में इतना कम से कम तर्कवाद लाइए कि बच्चों को इस स्पष्ट बताइए कि किसी का लॉकेट पहन लेने से, किसी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लेने से, उसको माला पहना देने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके अपना जो श्रम है, आपकी अपनी योग्यता है, पढ़ाई लिखाई है, उसके आधार पर जो योग्यता आप हासिल करते हैं, उसी से आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव सब कुछ मिलेगा। अगर आप उसी ढर्रे पर चलते हैं तो जैसे मैं एक शब्द को बहुत पसंद करता हूं, जैसे मुझसे अगर कहा जाए कि नीरज भाई अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। कोई कहेगा बौद्धिस्ट है, मुझे अच्छा लगेगा। कोई कहेगा पेरियारवादी है, अच्छा लगेगा। लेकिन जब मुझे यह कहा जाए कि नीरज भाई पटेल तर्कवादी हैं, रेशनल है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने आप को तर्कवादी के तौर पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं, क्योंकि तर्कवाद एक ऐसा शब्द है जिसमें इन तमाम महापुरुषों की सोच का, चिंतन का, इनके दार्शनिक जो स्वरूप था उसका असली प्रतिबिंब नजर आता है। इसलिए मैंने अपना संबोधन में ज्यादातर, मैं तमाम लोग कहते भी हैं, आलोचना भी करते हैं, कोई इससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने संबोधन में इसलिए ये कहना पसंद करता हूं, जय विज्ञान, जय संविधान। विज्ञान में तर्कवाद, मानववाद सब कुछ आ जाता है। विज्ञान में ये जो हमारे तमाम महापुरुषों की सोच थी, ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते थे, वो सब आ जाता है। संविधान की जब मैं बात करता हूं तो उसमें बाबा साहब से लेकर के जितने भी महापुरुष वंचित तबकों के लिए काम करना चाहते थे, वो संविधान से ही हो पाता है। तो वो संविधान की तमाम अनुच्छेद और महापुरुषों की विचारधारा आ जाती। इसलिए मैं इसको ज्यादा बेहतर बोलना पसंद करता हूं। मैं ये बताने का मेरा मकसद नहीं है कि आप भी यही बोलने लगे, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप व्यक्तिवाद के गुलाम होकर के किसी को भी, खुद मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, इतना बड़ा मत मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मिशन से बड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्तिवाद से बाहर हो जाए कि आप महापुरुषों की जिंदाबाद करने की बजाय उस व्यक्ति को पूजने लगे या उसकी जिंदाबाद करने लगे। ये बात यहां कहना बहुत जरूरी थी। अगर समय हो तो मैं एक बात जरूर यहाँ पे करना चाहता हूं। मैंने स्पेशल निकाले थे जो पेरियार रामास्वामी नायकर ने ईश्वर से सवाल किए थे। अगर समय हो तो मैं 10 सवाल बताना चाहता हूं। समय है? हाँ, जरूर, बिल्कुल। और अगर श्रोताओं के ऊपर है नहीं, तो फिर नहीं, पूरा समय है, आप समय अपना लेके बोलिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब पेरियार रामास्वामी नायकर की विभिन्न किताबों का, उनके व्यक्तित्व का, उनके सोच का पूरा प्रतिबिंब है जो सवाल उन्होंने ईश्वर से पूछे थे। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने क्यों नहीं आते? दूसरा सवाल,
क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना और अपनी आरती करवाते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठवां सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सबको पता है उस समय देवदासी प्रथा थी और अभी भी कई जगह चल रही है। सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते? इस पे तो ऐड कर सकते हैं कोई, अभी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो मंदिरों के अंदर हो जाती हैं। सोचिए कि मंदिरों के अंदर होने वाले रेप अगर नहीं रोके जा रहे हैं तो कैसे आप मानते हैं कि सर्वशक्तिशाली कोई सत्ता है? खैर आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते हो? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते हो? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13 सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां और लास्ट सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं? पेरियार के इसी सवाल से प्रेरणा लेते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ा देता हूं। साइंस जर्नी हो या मैं हूं, बिल्कुल ठीक बात है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम अनीश्वरवादी उन्हीं की बात मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ईश्वर जो भी है उन अंधभक्तों का, वो ये चाहता है कि साइंस जर्नी और रेशनल वर्ल्ड लोगों को जाकर के ये समझाए कि उनके और उनके तथाकथित ईश्वर के बीच में एक बिचौलिया है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है और मूर्ख बना करके माल पीट रहा है। क्योंकि अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो मुझे ये ढूंढ रहा था, मैं काफी देर से मिलता नहीं, हो सकता लाइट चली जाती, हो सकता है कि पिक्चर अच्छी नहीं आती, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती। इसका मतलब ईश्वर ये चाहता था, पेरियार की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि हम ये बातें लोगों को समझाएं कि देखो तुम्हारे नाम पर कोई फिरकी ले रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आपने सुना पेरियार जी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी, और अब समय आ गया है कि अनाउंसमेंट किया जाए टॉप 10 कैंडिडेट का। मैं कहूँगा नीरज भाई पटेल जी से कि वो लिस्ट को एक बार चेक कर लें और चेक अनाउंस करता करें। हूँ। लोगों जी, में जी, जी। जिज्ञासा है, लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है कि कौन से टॉप 10 आए हैं, टॉप 10 आए हैं या टॉप 11 आए हैं या टॉप कितने आए हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि नंबर लास्ट में कुछ-कुछ लोगों के बराबर भी होने लगते हैं। हाँ, ओके, ओके। तो चलिए आपने कम तो से कम जी। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी कि इसी बहाने लोग मुझे सुनते रहे कि कम से कम बाद में नाम बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे वो है, और लोगों को मैं बता दूँ कि गिव अवे जो है मिलना ही मिलना है सब लोगों को, ये तो रहता ही रहता है। तो अब समय है, आप लोगों को सुनिए नीरज भाई पटेल जी से। जी। मुझे ये बताया गया है कि टॉप 10 लोगों का सिलेक्शन करना था, लेकिन लास्ट के कुछ कैंडिडेट के इक्वल नंबर आ गए, तो टोटल टॉप 20 कैंडिडेट चूज किए गए। तो 20 टॉप 20 टॉप टॉप 12 20 होंगे मेरे ख्याल। सॉरी हाँ टॉप 12 सॉरी हाँ ओके। टॉप 12 कैंडिडेट चूज किए गए हैं। तो जो 12 कैंडिडेट हैं उनके नाम मैं नीचे से बताता हूँ। 12वें नंबर पर हैं बबीता अनिल राम टेके। बहुत बढ़िया, अभी हैं कांग्रेचुलेशन। बबीता अनिल राम टेके जी हैं हमारे बीच में। हाँ हाँ, सब लोग ओके, सुन रहे होंगे। सब लोग सुन रहे हैं, ठीक, ओके। 11वें नंबर पर नाम है अंशु अंबेडकर जी का, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन। 10वें नंबर पर नाम है मेहुल मांझी भाई परमार का। इस ओके, शानदार कांग्रेचुलेशन। इवेंट में शामिल होने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9वें नंबर पर नाम है डॉक्टर मारू मीनाक्षी समाधवी का। बहुत बढ़िया। और 8वें नंबर पर नाम है संगीता जी का, हम्म, आपको भी बधाई। 7वें नंबर पर नाम आता है राजेश कुमार गौतम का, आपको भी बढ़िया। बहुत शुभकामनाएं। 6वें नंबर पर नाम आता है कंचन लता का, कंचन लता जी 6वें नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है अपेक्षा रंगारे का, अपेक्षा रंगारे जी हैं
5वें नंबर पर। चौथे Congratulations. नंबर पर नाम आता बहुत है बढ़िया। कविता वासुदेव चंदन खेड़े जी का, चौथे नंबर पर नाम है। तीसरे नंबर पर Congratulations. नाम आता है जलेश्वरी गेंदले जी का, जलेश्वरी गेंदले जी, Congratulations. तीसरे नंबर पर इनका नाम है। दूसरे नंबर पर नाम आता है अर्चना जी का। Congratulations. बहुत बढ़िया। पहले नंबर पर नाम है तृप्ति रानी कच्छप जी का। बहुत बढ़िया। Congratulations. और जी 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 12 कैंडिडेट हैं जिनको चूज किया गया है और मुझे बताया गया है कि इन सभी टॉप 12 लोगों को 5 बुक का सेट दिया जाए। बहुत बढ़िया। Congratulations सभी कैंडिडेट को। और और वैसे बाकी सभी कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी को एक एक किताब सभी को दी जाएगी। बहुत बढ़िया। Congratulations सभी को। और जो जब टॉप 12 जो है जी, टॉप 12 हैं, जब इक्वली मिलना है तो नंबरिंग मेरे ख्याल से कोई मायने कोई नहीं मतलब रखती नहीं, है, हाँ, सारे नहीं इक्वल रखती, हैं। नहीं रखती, हाँ, हाँ, बिल्कुल, सब बिल्कुल, लोग हाँ। इक्वल हैं उसमें, वो तो नंबरिंग उस का क्रम में उसमें नाम लिखे थे जी। केवल, हाँ, कोई मतलब हाँ, नहीं है। उस क्रम में नाम लिखे होंगे। इन तो सभी सभी 12 लोगों को 5 बुक सेट दिए जाएंगे। हाँ, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन सभी लोगों को। आप लोगों को अगले 1 से 2 वीक के अंदर सभी लोगों को ये गिव अवे आप लोगों को मिल जाएगा। तो नीरज भाई पटेल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े यहाँ मैं पे, एक बात जुड़कर जरूर आपने कहूंगा, हाँ, ज़रूर कहिए, ज़रूर कहिए। जी। हालांकि ये जो लोग मुझे जानते हैं तो वो अच्छी तरीके से परिचित हैं कि आप मुझे कितना भी सम्मान दीजिए, किसी भी कार्यक्रम में बुलाइए, फूल मालाओं से लाद दीजिए, लेकिन मुझे जो कहना होता है वो मैं कहता हूँ। तो मैं केवल इस वजह से किसी की आलोचना या किसी का तारीफ नहीं करता कि वो मुझे कितना सम्मान दे रहा है या कितना मुझे फूल मालाओं से लाद दिया या फ्लाइट का टिकट देके बुलाया, लेकिन ये पूरे अपने दिल से बात कह रहा हूँ कि साइंस जर्नी जो काम कर रहा है, मतलब अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर, अमूमन लोग अपने आप की ब्रांडिंग इमेज बनाने के लिए या समाज के दम पर कहीं तक पहुंच जाने के बाद अपने आप को बेचने के लिए इन तमाम बहुजन माध्यमों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तमाम लोग करने लगे हैं। ऐसे समय में अपने आप को पर्दे के पीछे रख कर मेरे दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा रहती है, लोगों के अंदर वैज्ञानिक और मानववादी और तर्कवादी चिंतन पैदा करना। उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर हाँ, एक देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात छूट गई। जितने लोग सुन रहे हैं उनको सबको तकरीबन पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो आगे से एक बात ध्यान रखें कि जब भी पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती हो, यानी कि 17 सितंबर के दिन, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जरूर पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती की बधाई अपने फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट पर इसलिए दे क्योंकि सरकार की एक सुनियोजित साजिश है कि पेरियार की तरह ही दाढ़ी वाले, चेहरे मोहरे वाले एक शख्स को उनके सामने रख करके उनकी जो सोच थी, उनके विचार थे, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे, चूंकि हम लोग तर्कवादी लोग हैं तो मैं तर्क के साथ ही ये बात कह रहा हूं, विपक्ष के नेता की तरह बयान नहीं दे रहा हूं। तर्क की बात यह है कि जिस समय कहा गया कि विश्वकर्मा का जन्म हुआ, उनको भगवान की तरह बताया गया, उस समय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या 1 तारीख 2 तारीख का आविष्कार नहीं हुआ था। इन तथाकथित लोगों ने जब बताया है तो फिर ये कैसे पता, जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म जब हुआ उस समय पता था कि भाई ये सन चल रहा है, ये तारीख है, ये महीना है, लेकिन विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था वो काल्पनिक पात्र है, नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जिन लोगों की उनमें श्रद्धा है उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसे पता कि 17 सितंबर को ही हुआ था, जब तारीख नहीं चलती थी, जब सन नहीं होते थे आपके ही अनुसार। इसका मतलब एक काल्पनिक चरित्र को जानबूझ करके एक विशेष तारीख के दिन, आप देखिए इन तथाकथित धर्मावलंबियों के जितने भी त्योहार हैं उनमें से कोई भी त्योहार तारीख के हिसाब से नहीं होते, सब तिथियों के हिसाब से होते हैं। लेकिन ये आखिर कैसे पता कि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनेगी? और विश्वकर्मा को जिस तरीके से चित्र बनाया गया, इनका अपना तो कुछ है नहीं, तो नकल देखिए आप, पेरियार रामास्वामी नायकर की तस्वीर देखिए और इनके विश्वकर्मा की तस्वीर देखिए, सीधे कॉपी पेस्ट मार दिया गया है, क्योंकि दिमाग लगाने की तो है नहीं, तो लगाएंगे क्या? तो जितना भी है वो तथागत बुद्ध के धम्म से लिया या हमारे महापुरुषों से लिया। तो ऐसे ही एक काल्पनिक पात्र को पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे तर्कवादी, विज्ञानवादी, मानववादी, महान दार्शनिक, नारीवादी चिंतक के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमको कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए आज हालांकि एक महत्वपूर्ण काम था, लेकिन चूंकि साइंस जर्नी ने मेरे सबसे फेवरेट कह सकते हैं या फिर जिनको मैं बहुत ज्यादा दिल से सम्मान करता हूं, पेरियार रामास्वामी नायकर, जिनके विचारों को नमन करता हूं, उनके जन्मदिन के दिन ये मेगा इवेंट रखा था। तो इसलिए भी मुझे आना था क्योंकि आपको धन्यवाद देना था कि आप जो
मानववादी और तर्कवादी चिंतन लोगों में पैदा कर रहे हैं, उसके लिए साइंस जर्नी बेहद बधाई का पात्र है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज भाई पटेल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए और इसमें रंग भरने के लिए। साथ ही हमारे और भी साथी थे। नैन्सी अंबेडकर लगातार पिछले 5.5 घंटे से ज़्यादा समय से जुड़ी हुई हैं। अरे बहुत रियलिस्ट भाई हमारे जुड़े हुए हैं, लगातार 3-4 घंटे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथी लगातार इतनी देर तक बैठे हुए हैं, तो जी, एक ताली तो बनती है हमारे इन कैंडिडेट्स के लिए। और हमारे जो भी चैट सेक्शन में जो मॉडरेटर हैं, उनके लिए भी तालियाँ, वो लगातार मॉडरेट बिल्कुल, बिल्कुल। ध्यान रखते हैं। तो सभी लोगों को बहुत-बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, नैन्सी अंबेडकर से आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप भी कहें, और रियलिस्ट आज़ाद आपको भी कुछ कहना है तो इसके साथ ही हम लोग फिर एंड करते हैं। जी, तो आज़ाद आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, बिल्कुल सर। हाँ, हाँ। तो सभी साथियों से आखिरी में यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सभी को बहुत-बहुत बधाई। और जैसा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, सभी ने बहुत बेहतरीन ढंग से पेरियार जी के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में चर्चा की। और आखिरी में जो तर्कवादी हमारे नीरज भाई पटेल सर ने भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया। और सबसे बड़ी बात होती है, ये सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आती है ये बात, कि आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, दूसरों को जिन चीज़ों को करने के लिए सलाह दे रहे हैं, वो चीज़ें अपने चरित्र में ज़रूर उतारिए, और सिर्फ उतना ही बोलिए जितना आप अपने खुद में वो बदलाव कर सको, अपने पारिवारिक तौर पर हो या अपने खुद के जीवन में वो बदलाव ला सको। क्योंकि बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट खुद पे भी नहीं कर पाते हैं और फिर बड़ी-बड़ी बातें कह जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कला और विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए 100 फूलों को तथा 100 विचारधाराओं को वाद-विवाद की ज़रूरत पड़ती। तो ये हमेशा याद रखिए। तो हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें देता है, उसका उपयोग करके हमें समाज में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको हटाकर एक तर्कवादी दृष्टिकोण है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम करना चाहिए। और बाकी कितने ही हमारे बहुजन साथी जो हैं वो इस पे काम भी कर रहे हैं, तो इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका समर्थन करके, उनका बैक सपोर्ट बन के या उनके साथ रह के हमें करना चाहिए। और बाकी जो जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उनके लिए जो इवेंट हम लोग रखते हैं और उस पर इस तरीके के गेट टुगेदर करते हैं, तो इससे भी बड़ा एक अच्छा मैसेज जाता है और समाज के लोगों में भी, और लोग यहाँ पर एकत्रित भी होते हैं, जुड़ते भी हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारी इवेंट्स रखने चाहिए। और एसजे सर हमेशा से रखते आए हैं मेगा इवेंट्स, तो बहुत शुक्रिया सर आपको। तो ठीक है सर, बाकी चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं बातें। आज बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। जी, शुक्रिया, शुक्रिया द रियलिस्ट आज़ाद। नैन्सी आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी, सर आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, आप आ रही हैं। हेलो। जी, सर मैं ये हाँ। बोलना चाह रही थी कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर आप जिस महापुरुष की जयंती होती है, आप हर समय मेगा इवेंट करते हैं, जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोग जॉइन होते हैं और वो हमारे महापुरुषों से रिलेटेड जो है उनकी जीवनी को सर्च करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और यहाँ पर आकर अपने विचार रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग महापुरुषों को जानने की कोशिश करते हैं, इसी बहाने से ही, लेकिन लोगों में जागृति आती है। इसलिए आपका बहुत-बहुत और नीरज सर को जय भीम। सर आपने एक बात कही थी, मंचों से लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते बिल्कुल। हैं और पितृसत्तात्मक सोच के वो लोग भी होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मंच से बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, खुद को तर्कवादी, पेरियारवादी कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के घरों की महिलाएँ जो है पाखंडवाद का बिगुल बजाती हैं। हम लोग बिल्कुल। इधर पाखंडवाद का विरोध करते रहते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं और हम उन्हीं के घर की महिलाएँ जो होती हैं वो बाबाओं के घर जाती हैं, बाबाओं के मंदिरों में जाती हैं, उनकी कथा सुनने जाती हैं। तो जब तक हमारे लोग अपने घरों में परिवर्तन नहीं लाएँगे, अपनी महिलाओं के अंदर परिवर्तन नहीं लाएँगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, मिशन मूवमेंट आगे बढ़ने वाला नहीं। क्योंकि महिलाएँ जब तक जागरूक नहीं होंगी, वो अम्बेडकरवादी नहीं बन जाती, तब तक जो है मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना बहुत। इसलिए मेरा मानना है कि आज के टाइम पे महिलाओं को जो है अम्बेडकरवादी बनना होगा, क्योंकि महिलाओं के बिना मिशन मूवमेंट आगे नहीं जाए। और सर जी। आपको मैं सुनती हूँ और आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, आपको मैं फॉलो बस शुक्रिया। मैं यही कहना ओके।
तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करें। तो मैं फिर से सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, नीरज भाई पटेल का आभार व्यक्त करता हूँ, नैन्सी अंबेडकर आपको भी, और द रियलिस्ट आज़ाद आपको भी। साथ ही मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, परिवार, दर्शक जितने आप लोग देखे हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जितने लोग टॉप 10 में आए हैं, उन सभी लोगों को पुनः कांग्रेचुलेशन। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और फिर हम लोग मिलते हैं थर्सडे को 7:30 पे नए स्ट्रीम, नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया रेशनल वर्ल्ड पे इस मेगा इवेंट में पेरियार जयंती पे। शुक्रिया आप सभी का। जय विज्ञान जय सत्य। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को जानकारी से भरपूर लगा होगा। साथियों, आपने गौर किया होगा कि एसजे सर और नीरज भाई पटेल सर ने कैसे एक दूसरे को तारीफ किया। साथियों, हमें भी गर्व है और सैल्यूट करते हैं ऐसे महान शख्स को। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।